गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द इंग्लिश कैनवस। आज से हम शुरू कर रहे हैं एक नई सीरीज़ क्लास 8 इंग्लिश एनसीईआरटी। इस बुक का नाम है पूर्वी। ये सीरीज़ स्पेशली आपके लिए बनाई गई है जो कि क्लास 8 के स्टूडेंट्स हैं, जिससे आपको हर एक चैप्टर ईजिली समझ में आए और एग्ज़ाम्स के लिए प्रिपरेशन भी स्ट्रॉन्ग हो। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने क्लासमेट्स और अपने फ्रेंड्स के साथ इसको शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ताकि आपको हर एक नया चैप्टर, हर एक नया वीडियो टाइम पर मिल सके। तो चलिए यूनिट 1 पढ़ते हैं, जिसका नाम है विट एंड विजडम। इस यूनिट का नाम विट एंड विजडम है, जिसमें पहली स्टोरी है द विट दैट वन हार्ट्स। ये एक इंटरेस्टिंग कहानी है जो हमें ये बताती है कि कैसे विट यानी कि अक्लमंदी, मतलब समझदारी और प्रेजेंस ऑफ माइंड से बड़ा मुश्किल प्रॉब्लम को भी सॉल्व किया जा सकता है। इसमें हमें ये भी सीखने को मिलता है कि हमें नॉलेज के साथ साथ अपनी सूझबूझ और दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए। ये स्टोरी ना सिर्फ एंटरटेनिंग है बल्कि हमें एक मॉरल लेसन भी देती है कि बुद्धि और समझदारी से हम लोगों का दिल जीत सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 1 द विट दैट वन हार्ट्स। तो चलिए इसको लाइन बाय लाइन पढ़ते हैं और इसका डीप मीनिंग समझते हैं। द विजयनगरा एम्पायर वॉज रिनाउंड फॉर इट्स ग्लोरी, वेल्थ एंड कल्चरल अचीवमेंट्स। सो ये एक विजयनगर एम्पायर की स्टोरी है जो आपने हिस्ट्री में भी पढ़ा होगा। विजयनगर एम्पायर बहुत ही रिनाउंड एम्पायर है, मतलब अपनी ग्लोरी, अपनी शान शौकत, वेल्थ यानी कि धन दौलत और कल्चरल अचीवमेंट्स यानी कि सांस्कृतिक उपलब्धियों के लिए बहुत ही रिनाउंड है, मतलब वेल नोन है, मतलब बहुत ही मशहूर है। मतलब जो विजयनगर एम्पायर है अपनी धन दौलत, अपनी ग्लोरी के लिए, अपनी कल्चरल अचीवमेंट्स के लिए बहुत ही फेमस है। ठीक है। अमंग इट्स मैनी इलस्ट्रियस रूलर्स, किंग कृष्णदेवराय ruled 1509 to 29 CE, stood out as a wise and powerful monarch. इस साम्राज्य में कई सारे मतलब बहुत सारे पावरफुल और वाइज मोनार्क्स रहे हैं। मतलब इस एम्पायर के कई फेमस किंग्स रहे हैं, लेकिन उन सभी में किंग कृष्णदेव राय यानी कि राजा कृष्णदेव राय सबसे अलग और ख़ास माने जाते हैं। मतलब ही वॉज अ वाइज एंड पावरफुल मोनार्क। मतलब वो काफ़ी मतलब बहुत सारे इलस्ट्रियस रूलर्स, मतलब बहुत सारे रिस्पेक्टेड और फेमस रूलर्स में से किंग कृष्णदेवराय सबसे ज़्यादा बुद्धिमान और पावरफुल मोनार्क माने जाते हैं। उन्होंने जब रूल किया था विजयनगर एम्पायर पे तो टाइम पीरियड ये था, मतलब 1509 से लेकर 1529 CE तक, मतलब ऑलमोस्ट 20 ईयर्स उन्होंने राज किया, रूल किया, और वो काफ़ी वाइज थे और काफ़ी पावरफुल भी थे। मोनार्क का मतलब भी होता है किंग और एम्पायर, राइट। His reign is often referred to as the golden era of Vijayanagar Empire, a time when art, literature and architecture flourished. तो कृष्णदेव राय के रूल में, मतलब उनके टाइम पीरियड में, विजयनगर एम्पायर का जो टाइम पीरियड है उसे गोल्डन पीरियड कहा जाता है। मतलब जो विजयनगर एम्पायर में जब कृष्णदेव राय ने जब तक रूल किया है उस टाइम को गोल्डन एरा कहा जाता है विजयनगर का। मतलब उस समय क्यों कहा जाता है, क्योंकि उस समय पर आर्ट, मतलब कला, लिटरेचर और आर्किटेक्चर समझते हैं ना आप, वास्तु जिसे हम कहते हैं, मतलब किसी चीज़ को बिल्डिंग को बनाने का तरीका। आर्किटेक्चर अपनी पीक पर थे। मतलब इस गोल्डन एरा में, जो कि कृष्णदेव राय का टाइम था, इस टाइम पर आर्ट, लिटरेचर और आर्किटेक्चर तीनों ही काफ़ी फ्लरिश कर रहा था, खूब तरक्की कर रहा था, और इसका जो फ्लरिशमेंट था वो अपनी पीक पर था। A great patron of learning, कृष्णदेव राय was not only an eminent warrior, eminent का मतलब होता है फेमस और patron का मतलब होता है सपोर्टर। So eminent warrior but also a gifted poet। अब कृष्णदेव राय सिर्फ
मतलब वो सिर्फ एमिनेंट वॉरियर ही नहीं थे, मतलब एमिनेंट वॉरियर तो थे लेकिन सिर्फ वही नहीं थे, मतलब एक महान एमिनेंट होता है फेमस या बहुत महान, वो सिर्फ एक महान वॉरियर ही नहीं थे बल्कि वो पेट्रॉन थे लर्निंग के, मतलब लर्निंग के भी काफ़ी बड़े सपोर्टर थे। मतलब कृष्णदेव राय युद्ध में तो माहिर थे ही, और साथ में वो नॉलेज लर्निंग इसको भी काफ़ी बढ़ावा देते थे, इसको भी काफ़ी सपोर्ट करते थे। और वो खुद भी एक गिफ्टेड पोएट थे, मतलब वो बहुत अच्छी पोएट्री करते थे, बहुत अच्छे पोएट थे वो। हिज वर्क्स सच एज द एपिक अमुक्तमल्यादा, ये एक्चुअली साउथ इंडियन नेम है, ये बुक है भी। एक और बुक है इनका जम्बावती परिणयम, विच इज़ रिटन बाय कृष्णदेव वर्ग का, कुछ ये थोड़ा क्लियर नहीं है। हाँ जी, तो इन्होंने एक बहुत ही अच्छा एपिक लिखा था, मतलब एक बहुत बड़ा ग्रंथ लिखा था इन्होंने, अमुक्ता मलयादा, हाँ ये नाम है इसका। तो अमलुक्ता मलयादा इन्होंने लिखा था। एंड द संस्कृत ड्रामा जम्बावती परिणयम, ये आज भी है। तो इन्होंने खुद, मतलब ये एक गिफ्टेड पोएट थे, इन्होंने खुद भी काफ़ी किताबें लिखी जिसमें अमुक्ता मलयादा एक तेलुगु लैंग्वेज का एक एपिक है, ये जो है ना ये तेलुगु लैंग्वेज का एक बहुत अच्छा एपिक है। और एक संस्कृत ड्रामा भी लिखा, मतलब ये तेलुगु भी आती थी इन्हें, तेलुगु तो खैर इनकी मदर टंग थी इनके एम्पायर की भी, और संस्कृत भी इनको आती थी। तो इन्होंने मलयालम में लिखा, सॉरी तेलुगु में लिखा अमुक्तमल्यादा, जो कि एक एपिक है, और एक संस्कृत ड्रामा, एक संस्कृत नाटक भी लिखा जिसका नाम है जम्बावती परिणायम। ये बहुत ही फेमस है आज भी, और आज भी लोग इनकी इन दो किताबों, मतलब इनकी किताबों में इनकी रचनाओं की काफ़ी प्रेज़ करते हैं, काफ़ी एडमायर करते हैं, राइट। मतलब कुल मिला के आप कह सकते हो कि कृष्णदेव राय न सिर्फ एक शक्तिशाली राजा थे बल्कि आर्ट लिटरेचर कल्चर इनमें भी काफ़ी इनके भी काफ़ी पेट्रॉन थे, सपोर्टर थे। उनके समय को विजयनगर का सबसे अच्छा टाइम माना जाता है, या हम कह सकते हैं कि गोल्डन एरा माना जाता है। चलिए आगे पढ़ते हैं। ये देखिए कृष्णदेव राय का कोर्ट है, ये कृष्णदेव राय बैठे हैं और ये इनके दरबारी बैठे हैं। सो कृष्णदेव रायाज कोर्ट वॉज होम टू 8 सेलिब्रेटेड पोइट। देखिए इनके कोर्ट में 8 सेलिब्रेटेड पोइट थे, 4 इधर बैठे हैं 4 इधर बैठे हैं। सो कलेक्टिवली नोन एज द अष्टदिग्गजस। अष्टदिग्गज, देखिए अष्ट का मतलब होता है 8 और दिग्गज आपको पता ही है, बहुत ही महारथी टाइप लोग। तो कृष्णदेव राय के कोर्ट में 8 सेलिब्रेटेड पोइट्स थे जिनको मतलब इनको कलेक्टिवली अष्टदिग्गजस के नाम से अष्टदिग्गज कहा जाता था। मतलब उनके कोर्ट में जो 8 बड़े फेमस बहुत ही सेलिब्रेटेड पोइट्स थे इनको दिग्गज के नाम से जाना जाता था। मतलब 8 दिशाओं के हाथी, अष्टदिग्गज का मतलब होता है, अष्ट का मतलब तो होता है 8, और दिग्गज का मतलब होता है दिशाओं के, मतलब हाथी, मतलब 8 दिशाओं के हाथी, यानी कि महान 8 कवि। अष्टदिग्गज मतलब महान 8 कवि, 8 महान कवि, ठीक है। दीज पोइट्स इंक्लूडिंग अलासानी पेड्डाना, तेनाली रामकृष्ण। तेनाली रामकृष्ण इज़ वेरी फेमस, आपको बहुत सारे तेनाली रामन की कहानियाँ पढ़ने को मिल जाएंगी जो बहुत ही विट से भरी हुई है, तो ये बहुत फेमस है। and enrich so these poets including Alasani Pedana, Tenali Ramakrishna, and enrich the literary tradition with their masterpieces। अब इन 8 कवियों में 2 के नाम में बताए गए हैं, एक का तो नाम था अलासानी पेड्डाना और तेनाली रामकृष्णा, मतलब ऐसे बड़े बड़े नाम शामिल थे, ये बड़े फेमस लोग थे। इन लोगों ने अपनी मास्टरपीसेस से, अपनी अद्भुत रचनाओं से जो एक लेगेसी इन्होंने बनाई थी, मतलब जो ट्रेडिशनल लिटरेरी ट्रेडिशन बनाया था उसको और भी काफ़ी रिच कर दिया। मतलब ये जो पोइट्स थे जिनमें ये 2 नाम काफ़ी फेमस है और बाकी 6 भी काफ़ी फेमस थे, इन पोइट्स ने अपनी मास्टरपीसेस से ये कृष्णदेव राय के टाइम पर, कौन सा, हाँ, विजयनगर एम्पायर के लिटरेचर में
मतलब एक ट्रेडिशनल लिटरेरी ट्रेडिशंस को आगे बढ़ाया, मतलब बहुत ही रिच कर दिया, रिच लिटरेचर बना दिया। अब आगे पढ़ते हैं। तेनाली रामकृष्ण इन पर्टिकुलर वॉज नोन फॉर हिज क्विक विट एंड ह्यूमर, earning him a special place in the king's court as both a poet and a witty advisor। अब इसमें सबसे ज़्यादा फेमस थे तेनाली रामकृष्ण, ठीक है। वो अपनी विट, अपने क्विक विट मतलब तेज़ तर्रार बुद्धि और ह्यूमर यानी कि उनकी हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे, और इसी वजह से उन्होंने किंग के कोर्ट में एक स्पेशल जगह भी बनाई। तो तेनाली रामकृष्ण अपनी तेज़ तरार बुद्धि, विट के लिए, अपनी ह्यूमर के लिए, हाजिर जवाबी के लिए जाने जाते थे। इसलिए राजा के दरबार में सिर्फ वो कवि ही नहीं थे बल्कि एक बुद्धिमान, एक बहुत ही इंटेलिजेंट एडवाइज़र भी थे। मतलब वो सिर्फ मतलब उन्होंने अपनी विट से, अपने क्विक विट्स और ह्यूमर से एक स्पेशल प्लेस बनाया किंग के कोर्ट में, और वो पोएट का भी काम करने लगे और वो एक विटी एडवाइज़र भी बने, मतलब किंग को एडवाइस करते थे वो, इसलिए ये बड़े फेमस हैं अपने विट की वजह से। मतलब राजा के दरबार में वो सिर्फ कवि ही नहीं थे, मतलब कवि तो थे लेकिन सिर्फ कवि नहीं थे, बल्कि वो एक काफ़ी इंटेलिजेंट और विटी एडवाइज़र भी थे। काफ़ी इम्पोर्टेंस थी इनकी उन कृष्णदेव राय के कोर्ट में। हिज क्लेवर सोल्यूशन टू सीमिंगली insurmountable problems, insurmountable का मतलब होता है इन undefeatable problems made him a beloved figure in the empire's history। अब उनकी ये चतुराई और इनकी ये जो insurmountable यानी कि कठिन से कठिन समस्याओं को आसान और अनोखे हल ढूंढ लेना, तो उनकी ये जो कला थी, मतलब इनके जो क्लेवर सॉल्यूशंस थे, मुश्किल से मुश्किल अनडिफिटेबल प्रॉब्लम्स के लिए भी जो इतने क्लेवर सॉल्यूशन देते थे ये, और तो इनके पास जो ये कला थी कि अनडिफिटेबल इनसरमाउंटेबल प्रॉब्लम्स में भी इतने क्लेवर सॉल्यूशन दे रहे हैं, तो इनकी इस कला ने उन्हें साम्राज्य का, मतलब एम्पायर की हिस्ट्री में सबसे इम्पॉर्टेंट, सबसे बिलवड फिगर मान लिया। अगर लोग कृष्णदेव राय को भी नहीं जानते होंगे ना, तो वो तेनालीराम को तो जानते ही जानते होंगे। तेनालीरामन बहुत ही बहुत ही इंटेलिजेंट, बहुत ही विटी पोएट थे, एडवाइज़र थे टू द किंग ऑफ कृष्णदेव राय, और ये कह सकते हैं आप कि ये बहुत ही इंटेलिजेंट थे। इनके जैसे एक और भी थे, वो अकबर की कोर्ट में थे, बीरबल। तो अगर आप कहानियाँ वगैरह पढ़ते हैं तो आपने बीरबल और तेनालीरामन की कहानियाँ ज़रूर पढ़ी होंगी। तो तेनालीरामन बहुत ही फेमस थे, राइट। इनसरमाउंटेबल का मतलब यहाँ पर अनडिफिटेबल लिखा है, मतलब जिसको हल करना, जिसको पार कर लेना काफ़ी इम्पॉसिबल लगे, ठीक है। Even the wisest rulers face moments of disharmony, and at such time the king had a quarrel with his queen Tirumalampal over a seemingly trivial matter। सो कई सबसे समझदार किंग्स को भी, वो कहते हैं कि इवन द वाइजेस्ट रूलर्स, मतलब वाइजेस्ट रूलर्स को भी कभी कभी डिसहार्मनी के मोमेंट्स झेलने पड़ते थे। ऐसा ही एक समय किंग की लाइफ में भी आया, मतलब कृष्णदेव की भी लाइफ में आया, जब राजा कृष्णदेव राय की अपनी वाइफ तिरुमलम्बल तिरुमलम्बल से किसी छोटी सी, बहुत ही ट्रिवियल होता है, बहुत ही छोटी सी बात पर, मतलब जो इतनी इम्पोर्टेंट नहीं है, मतलब उनकी हो गई छोटी सी लड़ाई। मतलब क्या हुआ कि राजा कृष्णदेव राय की उनकी वाइफ तिरुमलम्बल से हो गई छोटी सी बात है, बहुत ही ट्रिवियल मैटर पे हो गई लड़ाई, बहस हो गई, मतलब क्वेरल हो गई, तो मतलब उनकी लड़ाई हो गई। फॉर वीक्स ही डिडंट अटर अ सिंगल वर्ड टू हर, एंड इन हिज फ्रस्ट्रेशन स्टॉपिंग विजिट हर ऑल टुगेदर। अब क्या हुआ कि लड़ाई हो गई, बहस हो गई छोटी सी बात पे, तो कई हफ्तों तक राजा ने रानी से एक शब्द भी नहीं कहा, मतलब कृष्णदेव राय ने अपनी वाइफ मलम्बल से ज़रा एक बात भी नहीं की, और फ्रस्ट्रेशन में इतने ज़्यादा वो गुस्सा हो गए कि वो उनके पास जाना भी बंद कर दिया, मतलब स्टॉप्ड विजिटिंग हर ऑल टुगेदर, उसके पास जाना भी बंद कर दिया। His absence cast a shadow over the palace, and once cheerful quarters seemed quiet and forlorn। forlorn होता है काफ़ी अकेले। तो अब उनकी एब्सेंस हो गई पैलेस में, और उनकी एब्सेंस में महल, जो पैलेस था, उसका माहौल काफ़ी
उदास हो गया, वीरान हो गया, क्वाइट हो गया, फॉरलॉर्न हो गया। मतलब वहाँ पहले वहाँ पर इतना चेयरफुल रहता था, जब राजा आते थे, रानी खुश रहती थी, तो वहाँ के जो कॉरिडोर्स थे पैलेस के वो काफ़ी चहकते रहते थे, चहल पहल रहती थी, चेयरफुल रहता था, खुशियाँ रहती थी। लेकिन अब क्वाइट हो गया और फॉरलॉर्न हो गया, सन्नाटा छा गया। आगे पढ़ते हैं। तिरुमलम्बल डिस्ट्रॉट एंड अपसेट। डिस्ट्रॉट होता है, डिस्ट्रॉट का मतलब अपसेट होता है, मतलब परेशान होना। ट्राइड हर बेस्ट टू रिजॉल्व द इशू बट फेल्ड। अब रानी तिरुमलम्बल बहुत ही परेशान थी, बहुत ही दुखी थी। उन्होंने इस प्रॉब्लम को सुलझाने का बहुत बेस्ट ट्राई किया कि वो इस प्रॉब्लम को सुलझाए, बट वो नहीं कर पाई, कामयाब नहीं हो गई, फेल हो गई। विद नो अदर ऑल्टरनेटिव शी डिसाइडेड टू सीक द हेल्प ऑफ तेनाली रामा द कोर्ट्स ब्रिलियंट एंड विटी पोएट। अब जब कोई ऑल्टरनेटिव नहीं मिला तो उन्होंने डिसाइड किया कि अब वो कोर्ट के सबसे तेज़ तर्रार ब्रिलियंट और विटी पोएट से हेल्प मांगेगी, जिसका नाम था तेनाली रामा। रामा listened patiently as the queen recounted the incident in detail. अब रामा जो है वो, मतलब तेनाली रामा जो है, बहुत ही पेशेंस के साथ पूरी कहानी ध्यान से सुन रहा था। मतलब जो उसने पूरी बात बताई ना, पूरी इंसिडेंट बताया, रिकाउंट किया इंसिडेंट को डिटेल में। अब वो कहते हैं, शी बिगेन हर वॉइस ट्रेम्बलिंग, कहना शुरू करती है। द किंग रोट अ पोएम, इट वॉज फिल्ड विद वेग एक्सप्रेशन, सन, मून, स्टार्स, ब्यूटीफुल स्काई, बट मेड इट नो सेंस। अब रानी थोड़ी ट्रेम्बलिंग वॉइस में, थोड़ी काफ़ी बात बोली कि राजा ने ना एक्चुअली पोएम लिखी थी, उसमें सूरज चांद तारे, काफ़ी खूबसूरत आसमान भी था। मतलब उस पोएम में सूरज भी था, चांद भी था, तारे भी थे, खूबसूरत आसमान भी था। लेकिन उस पोएम का कोई मतलब नहीं बन रहा था, मतलब बट इट मेड नो सेंस। मतलब कविता में सूरज चांद तारे खूबसूरत आसमान जैसे शब्द थे, लेकिन कविता का कोई मतलब ही समझ नहीं आया। When he tried reciting it to his ministers, they all avoided him, making excuses. So क्या हुआ कि जब राजा ने मंत्रियों को कविता सुनाने की कोशिश की तो सब बचने लगे, बहाने बनाने लगे, क्योंकि किसी को समझ नहीं आई थी। It was late evening when he came to me seeking an audience. अब वो कहते हैं कि राजा, मतलब रात शाम के समय, लेट इवनिंग के समय मेरे पास आए और उन्हें उम्मीद थी कि मैं ये कहानी सुनूंगी। He began reciting it to me, but I was so exhausted after a tiring day that I yawned, not once but several times. अब वो कहते हैं कि जब उन्हें कोई मिला नहीं, क्योंकि किसी दरबारी ने कहानी सुनी नहीं, सारे मिनिस्टर्स ने अवॉइड कर दिया, बहाने करने लगे, तो शाम को लेट इवनिंग में वो मेरे पास आए कि भाई मैं सुनूंगी कहानी। और उन्होंने कहानी रिसाइट, मतलब सॉरी कहानी नहीं, पोएम रिसाइटिंग शुरू की। और क्योंकि मैं थकी हुई थी पूरे दिन के, क्योंकि पूरा दिन मेरा बहुत ही थकाने वाला था, मैंने बहुत काम किया था, तो मैंने कई बार यौन कर दिया। यौन बेसिकली होता है उबासी लेना, हम उबासी लेते हैं ना जब नींद आती है। तो वो कहती कि मैं पूरे दिन के काम से इतनी थकी हुई थी कि मैंने यौन किया, और वो भी एक बार नहीं कई बार, मतलब बार बार वो यौन कर रही थी, उबासियाँ ले रही थी, जम्हाई ले रही थी। द किंग थॉट आई वॉज डिसरेस्पेक्टिंग हिज पोएम एंड स्टॉर्म्ड ऑफ। अब राजा को तो यही लगेगा कि मैं उनकी पोएम को डिसरेस्पेक्ट कर रही हूँ, उसका अपमान कर रही हूँ, और वो गुस्से में चले गए, स्टॉर्म्ड ऑफ हो गए, गुस्से में चले गए। सिंस देन ही हैज़ नॉट स्पोकन टू मी। इफ़ आई हैड नोन दिस वुड हैपन आई वुड हैव चोजन अनदर डे। हेल्प मी प्लीज़ रामा, ओनली यू कैन हेल्प द किंग अंडरस्टैंड। तो कहती है कि तब से ही ना राजा ने मुझसे बात नहीं की थी, मतलब वो मैंने बार बार जम्हाइयाँ ली तो उन्हें लगा कि मैं डिसरेस्पेक्ट कर रही पोएम को, और वो गुस्से में चले गए। तब से राजा ने मुझसे बात नहीं की है। अगर मुझे पता होता, इफ़ आई हैड नोन, कहते ना इफ़ आई हैड नोन, मतलब ये कि अगर मुझे पता होता कि ऐसा होगा तो मैं कोई और दिन चुनती कहाँ पोएम सुनने के लिए। अब तुम मेरी मदद करो प्लीज़ रामा, सिर्फ तुम ही राजा को समझा सकते हो। मतलब यहाँ पे पता चलता है कि किस तरह राजा और रानी के बीच में छोटी सी बात पर गलतफहमी हो गई। अब रानी मतलब थोड़ी परेशान है, उसको कोई सोल्यूशन नहीं दिख रहा, तो वो तेनालीराम से उम्मीद कर रही कि वो अपनी विट से, अपने ह्यूमर से इस झगड़े को सुलझाएंगे। चलिए आगे पढ़ते हैं। Rama nodded thoughtfully. If you like, I will try my best to resolve this matter, Your Highness, but this need a well-planned approach and I may need time to find the right strategy.
अब राजा ने सोच समझ कर अपना सिर हिलाया, नोटेड मतलब सर हिलाया सोच थॉटफुली, और बोले कि मतलब अगर आप चाहें तो मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा, मतलब मैं पूरी कोशिश करूँगा कि मैं इस मैटर को, इस प्रॉब्लम को रिजॉल्व कर दूँ। लेकिन मतलब महारानी, योर हाइनेस इनके महारानी, बट इस काम में मुझे थोड़ा समय चलेगा। लेकिन इस काम के लिए एक वेल प्लान्ड अप्रोच चाहिए, मतलब एक सोची समझी योजना चाहिए। एंड आई मे नीड टाइम टू फाइंड द राइट स्ट्रेटजी, और मुझे थोड़ा टाइम भी चाहिए होगा ताकि मैं सही तरीका ढूंढ सकूँ कि किस तरह से, मतलब क्या प्लानिंग करके मैं राजा को समझा सकूँ। तो मतलब उसने रानी से कह दिया। द क्वीन हु हैड प्लेस्ड हर लास्ट होप इन रामा अग्रीड एंड थैंक्ड हिम प्रोफ्यूसली। अब क्या हुआ कि रानी जो है उसको अब तेनालीराम पे ये आखिरी भरोसा है, आखिरी होप इसकी यही है, तो वो अग्री हो गई, मतलब वो अग्री हो गई क्योंकि उसको आखिरी होप यही, अब उसने समय मांगा था देना तो पड़ेगा, तो वो अग्री हो गई और उसको दिल से थैंक यू बोला, मतलब प्रोफ्यूजली, मतलब बड़ा सारा इन लार्ज अमाउंट्स, मतलब बहुत सारा थैंक यू बोला। द नेक्स्ट मॉर्निंग द रॉयल कोर्ट वॉज बर्सलिंग विद एक्टिविटी। मिनिस्टर्स, स्कॉलर्स, courtiers filled the courtroom. इट्स इंटीग्रेटली का मतलब होता है इन अ डिटेल मैनर, और बसलिंग का मतलब होता है बिजी। तो काउट पिलर्स टावरिंग टूवर्ड द हाई सीलिंग। अब अगली सुबह क्या हुआ कि राज दरबार में, रॉयल कोर्ट में काफ़ी सब बिजी थे अपनी एक्टिविटी में, तो काफ़ी हलचल से भरा हुआ था, बहुत लोग वहाँ काम कर रहे थे। वहाँ मिनिस्टर थे, स्कॉलर्स यानी कि विद्वान थे, और कोर्टियर्स यानी कि दरबारी सब इकट्ठा थे, उन्होंने पूरा कोर्ट रूम भरा हुआ था। इट्स इंटीग्रेटेड मतलब डिटेल मैनर्ड में, वहाँ पे कार्व्ड पिलर्स थे, कार्व्ड पिलर्स के ऊपर मतलब छत थी, टू टूवर्ड मतलब सॉरी, इंटीग्रेटली कार्व्ड पिलर्स टावरिंग टूवर्ड्स द हाई सीलिंग, मतलब दरबार में बहुत सुंदर कार्व्ड नक्काशी वाले पिलर्स थे, और वो मतलब वो जो पिलर्स थे वो ऊंची छत तक उठे हुए थे, मतलब कह सकते हो कि जो ये जो कोट होता है ना, ये देखो कितने सुंदर सुंदर पिलर्स हैं, यहाँ नहीं दिख रहे हैं कि पिलर हैं, और इसके ऊपर छत होती है, मतलब पिलर्स के ऊपर खड़ी होती है, तो बड़े ही सुंदर पिलर्स थे, अच्छे से कार्व्ड पिलर्स थे वो। रेज ऑफ सनलाइट सीन थ्रू द ओपन विंडोज illuminating the floor adorned with exquisite rugs। अब खुली खिड़कियों से आती सूरज की किरणें फर्श पर पड़ रही थी, जो जो मतलब जो कार्पेट्स थे ना बड़े सुंदर से, मतलब जो रग्स थे, मतलब फाइन एंड अट्रैक्टिव जो कार्पेट्स थे उन पर सज रही थी, मतलब जो फ्लोर पे कार्पेट्स थे ना बड़े सुंदर से फाइन एंड अट्रैक्टिव कार्पेट्स थे, उस पर सूरज की किरणें पड़कर उसको उसको और एडॉन कर रही थी, सजा रही थी उसको। डिस्पाइट द लाइवली चैटर अटेंशन हंग इन द एयर। अब दरबार में काफ़ी चहल पहल हो रही है, चैटर हो रही है, मतलब बातचीत हो रही है, लेकिन इन्वायरमेंट में, इन द एयर मतलब एटमॉस्फेयर में अभी भी एक टेंशन था, मतलब टेंशन हंग इन द एयर, मतलब वातावरण में अभी भी एक तनाव महसूस हो रहा था, मतलब कुछ तो देखिए टेंशन थी ही कि राजा का मूड ठीक नहीं है ना, इस वजह से। द किंग सेट ऑन हिज ऑर्नेट थ्रोन, ऑर्नेट होता है डेकोरेटिव, ठीक है। अब किंग जो है वो बैठ गए अपने सजे हुए थ्रोन पे, सिंहासन में बैठ गए। हिज एक्सप्रेशन टर्न, हिज शार्प आई स्कैनिंग द रूम, इट वॉज एविडेंट दैट द अनरिजॉल्व क्वारल स्टिल ग्नॉड एट हिम, मतलब ग्नॉड होता है परेशान करना। अब राजा अपने बहुत ही सजे हुए थ्रोन पर बैठ गए, उनके फेस पर काफ़ी स्टर्न एक्सप्रेशन झलक रहे थे, मतलब काफ़ी कड़े और गंभीर एक्सप्रेशन थे उनकी। शार्प आइज पूरे रूम को, पूरे कोर्ट को स्कैन कर रही थी, मतलब देख रहे थे वो। सो इट वॉज एविडेंट, मतलब अभी भी साफ था, अभी ये भी एक मतलब अभी भी लग रहा था देखने से कि ये जो अनरिजॉल्व क्वेरल है, जो रानी से उनका जो ये झगड़ा हो गया है, वो अभी भी उनको परेशान कर रहा है, उनको तकलीफ़ दे रहा है, मतलब बॉडर कर रहा है। सो बेसिकली उनके चेहरे पे जो एक्सप्रेशन है वो काम तो कर रहे हैं, लेकिन पता चल रहा है कि रानी से लड़ाई हो गई है। आगे पढ़ते हैं। द कोर्ट डिस्कशन वॉज सेंटर्ड ऑन इम्प्रूविंग पेडी कल्टिवेशन इन द एम्पायर। अब दरबार में उस दिन का जो डिस्कशन का टॉपिक था वो था कि एम्पायर में पेडी कल्टिवेशन यानी कि धान की खेती कैसे इम्प्रूव की जाए, राइट।
One by one, the minister rose to present their ideas. Some just suggested expanding irrigation network, while others advocated for the better manure. अब मंत्री एक एक करके उठते और अपने अपने विचार रखते, जैसे कोई इरिगेशन नेटवर्क को बढ़ाने की सलाह देता, तो कोई कहता कि मेन्योर इनके खाद को अच्छे से अच्छे से इस्तेमाल करो, उसको बेटर मेन्योर दो फील्ड को तो हो जाएगा. Amid these suggestions, Tenali stood quietly at the edge of the court, observing everyone with an amused pride. अब इन्हीं सुझावों की, इन्हीं सजेशंस के बीच में तेनालीराम कोर्ट के किनारे खड़े थे और सब मुस्कुराते हुए उन्हें एम्यूज स्माइल करते हुए उनको चुपचाप देख रहे थे. तो अब एक टर्निंग पॉइंट आने वाला है कहानी में और सब वेट कर रहे हैं कि तेनालीराम अब अपनी विट और अपने ह्यूमर से क्या जवाब देगा और कैसे टेंशन सॉल्व होगी. चलिए पढ़ते हैं आगे. Finally, the king called upon Rama. The chatter in the court died down as all eyes turned to him. अब आखिरकार राजा ने तेनालीराम को बुलाया और सारे जो भी बातें हो रही थी, चैटरिंग हो रही थी कोर्ट में, वो एकदम शांत हो गई, अचानक से शांत हो गई, क्योंकि सबकी निगाहें अब तेनालीराम पर थी कि वो क्या कहेगा. Rama approached the throne carrying a plate full of paddy seeds. Bowing low, he began, Your Majesty, I bring you a revolutionary type of paddy seeds. If these are sown, the yields will be 3 times greater than the current result. अब एक तेनालीरामा एक धान यानी कि पैडी सीड से भरी एक थाली लेकर सिंहासन की ओर बढ़े. ये रही, ये प्लेट लेके बढ़े और झुककर उन्होंने प्रणाम किया राजा को, मतलब उनको ग्रीट किया. गोइंग लो एंड ही बिगेन, और उन्होंने बोलना चालू किया. उन्होंने कहा कि महाराज, ये है रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पेडी सीड्स, मतलब क्रांतिकारी बीज हैं ये. अगर इन्हें बोया जाए ना तो फसल जो है, मतलब जो यील्ड है, इनके जो हार्वेस्ट है, वो अभी के कंपैरिजन में ना 3 गुना ज़्यादा होगा. मतलब क्योंकि ये रेवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पेडी सीड्स हैं. सो अ मर्मर स्प्रेड थ्रू द रूम. वन ऑफ द courtiers known for his sarcasm. sarcasm होता है मौकरी मजाक उड़ाना. So whispered just loud enough to be heard, I wonder if these are magic seeds. Next he will claim they grow without water. Another muttered, perhaps he found them on the moon. Snickers rippled through the court. तो मतलब बहुत, फिर क्या हुआ कि मतलब पूरा दरबार हैरानी से और फुसफुसाहट से भर गया. सब देखने लगे कि अरे ये क्या बोल रहा है, मैजिकल रिवोल्यूशनरी टाइप ऑफ पेडी सीड्स, ऐसे थोड़ी होता है. अब सब जो है उसको, मतलब ये जो वन ऑफ द कोर्टियर्स नोन फॉर हिज सरकाज़म, मतलब एक जो कोर्टियर था, एक जो दरबारी था जो अपने सरकाज़म यानी कि अपनी मौकरी यानी कि मजाक उड़ाने के लिए फेमस था, मतलब उसी के लिए जाना जाता था, मशहूर था वो धीरे से उसने विस्पर किया, मतलब इतना ज़ोर से विस्पर किया कि कोई सुन लेगा, मतलब ज़्यादा ज़ोर से नहीं किया कि, लेकिन ज़्यादा बहुत धीरे भी नहीं किया. बहुत धीरे करता तो कोई सुन नहीं पाता, तो फिर क्या ही मतलब था उसको सरकाज़म करना है. मतलब इतना धीरे किया या इतना लाउड किया कि कोई सुन ले. तो उसने कहा कि ये तो जादुई बीज हो गए फिर तो, और अभी ये कहेगा कि ये तो बिना पानी उग जाएंगे. फिर किसी और ने कहा, मतलब मटर किया कि हाँ शायद ये इसे मून पर मिले होंगे. और सब धीरे धीरे सप्रेस्ड लाफ्टर करने लगे, मतलब धीरे धीरे हंसने लगे पूरे कोर्ट में लोग. सो द किंग फ्रॉन्ड अनइम्प्रेस्ड. उन्होंने कहा, दैट साउंड एब्सर्ड. ही मटर्ड, सच कल्टिवेशन वुड नीड स्पेशल सॉइल, manure and pest, and insect repellents. If by chance something were to go wrong, our farmers would suffer. तो राजा ने थोड़ा सा उसको, वो अनइम्प्रेस्ड हो गए. उन्होंने फ्रॉन किया, मतलब अपने आईब्रोज को थोड़ा ऊपर किया, मतलब चढ़ाई अपनी आईब्रोज और कहा कि ये तो बिल्कुल बकवास है, एब्सर्ड है, इलॉजिकल है. मतलब सब कुछ इलॉजिकल लग रहा है. ऐसी खेती के लिए तो खास मिट्टी भी चाहिए, खास मेन्योर भी चाहिए, पेस्ट और इंसेक्ट रिपेलेंट्स भी चाहिए. तो मतलब सब कुछ तो खास चाहिए. और अगर बाई चांस कुछ गलत हो गया तो हमारे जो किसान हैं, हमारे जो फार्मर्स हैं, वो मुश्किलें पड़ जाएंगे. रामा स्माइल अनफेज्ड होता है नॉट वरी, मतलब बिना परेशानी के उसने स्माइल की. दैट मे बी ट्रू योर मैजेस्टी, बट द रियल इशू लाइज नॉट विद द सीड्स देमसेल्व्स बट विद द पर्सन हु सोज देम. तो वो कहता है, मतलब तेनालीरामा कहते हैं कि
मतलब वो बिल्कुल वो मुस्कुराए और बिल्कुल भी परेशान नहीं हुए। उन्होंने कहा कि महाराज ये सही है, लेकिन असली समस्या बीजों में नहीं है बल्कि बीज बोने वाले व्यक्ति में है। मतलब बीज तो एकदम सही है, ये भी उग जाएंगे, लेकिन प्रॉब्लम बीज नहीं है, प्रॉब्लम है बीज बोने वाला। A hush fell over the court as Rama's word hung in the air. The king's eyebrows furrowed. What's wrong with the person who sows the seed speaks clearly, Rama, he wrote. अब रामा की बातें सुनकर दरबार में सन्नाटा छा गया और राजा ने फिर से अपने आईब्रोज को रिंकल्ड फ्रोड, इसका मतलब होता है रिंकल्ड करके कहा कि बीज बोने वाले में क्या खराबी हो सकती है, साफ साफ बोलो क्या कहना चाहते हो। थोड़ा गुस्से में बोले तो रामा बोला, रामा ग्लेंस्ड अराउंड द कोर्ट, हिज शार्प गेज मीटिंग द स्केप्टिकल आइज, स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल आइज ऑफ द courtiers. If one were to sow seeds without proper care, no one would reap a good harvest. A good harvest, he said, pausing for effect. And what if the person had a habit of yawning while sowing? Wouldn't the seed scatter unevenly? रामा ने दरबार में चारों ओर देखा और दरबारियों की तरफ काफ़ी डाउटफुल नज़रों से देखा और कहा, अगर कोई बीज को ध्यान से बोएगा, मतलब बीज को ध्यान से नहीं बोएगा, मतलब प्रॉपर केयर में नहीं बोएगा, तो फसल अच्छी नहीं होगी। और सोचिए, अगर कोई इंसान बीज को बोते समय यौन कर ले, जम्हाई ले ले, मतलब उसको जम्हाई लेने की आदत हो, तो बीज तो इधर उधर बिखर जाएंगे ना। अब इस बात पर द कोर्ट इरप्टेड इनटू लाफ्टर, द अर्लियर sarcasm replaced by genuine amusement. Even the king, caught off guard, sighed and instinctively yawned. Rama watched him keenly, then continued, Your Majesty, is there anyone in this world who does not yawn? It is as natural as breathing. अब ये सुनकर पूरा दरबार मतलब पूरा दरबार में हंसी गूंज गई, सब हंसने लगे। अब तक का मजाक उड़ाना गायब हो गया था और लोग सच में अब मतलब इंजॉय करने लगे इस बात को। खुद राजा भी अनजाने में मतलब उन्होंने भी यौन कर दिया। अब रामा इस चीज़ को बहुत ध्यान से देख रहा होता है। वो बोलता है कि महाराज, इस दुनिया में कौन है जो यौन नहीं करता, इस दुनिया में कोई। तो तेनालीरामन की ये बात किंग को समझ में आ गई कि ये यौन करना मतलब उबासियाँ लेना, इसमें किसी का कोई कंट्रोल नहीं होता, ये तो नेचुरल है एज ब्रीथिंग। जैसे सांस लेना नेचुरल है, ऐसे यही भी नेचुरल है। द किंग्स एक्सप्रेशन शिफ्टेड एज रियलाइजेशन dawned. His mind raced back to the quarrel with the queen. He remembered scolding her harshly for yawning while he recited his poem. So he realized how unfair he had been. अब यहाँ पर राजा के एक्सप्रेशन काफ़ी बदल गए। अचानक से उन्हें जो क्वीन से जो लड़ाई हुई थी उसकी सच्चाई समझ में आ गई। अब उसको याद आया कि उसने उसे कितना डांटा था। मतलब जैसे कविता जब वो सुना रहा था, मतलब पोएम रिसाइटेशन जब कर रहा था और रानी ने जम्हाई ले ली थी तो उस पर उसे कितना डांटा था। अब उसे रियलाइज़ हुआ कि उसने बड़ा गलत किया, रानी के साथ काफ़ी अन्याय किया। इफ़ आई हैड नोन दैट यॉर्निंग वॉज नॉट अ साइन ऑफ डिसरिस्पेक्ट, तो कहते हैं कि अगर मुझे पता होता कि उबासी लेना कोई साइन नहीं है डिसरिस्पेक्ट का, आई वुडंट हैव टेकन हर जेस्चर सो पर्सनली, तो मैं इस जेस्चर तो बेसिकली मोमेंट ऑफ हैंड और द हेड टू एक्सप्रेस एन आइडिया ऑफ मीनिंग, मतलब मैं उसके इस जेस्चर को इतना गलत नहीं लेता। ही थॉट रेग्रेट फीलिंग हिज हार्ट, और उसने ये सोचा और उसके बाद उसको बड़ा रेग्रेट हुआ। अब आगे पढ़ते हैं। अब शाम को दैट इवनिंग द किंग अप्रोच द क्वीन विद अ सॉफ्टेंड एक्सप्रेशन। अब उस शाम राजा रानी के पास गए और उनके चेहरे पर पहले जैसे मतलब वो गुस्सा नहीं थे वो, बल्कि वो अब काफ़ी नरमी से बहुत प्यार से बात कर रहे थे। उन्होंने बोला, तिरुमलम्बल, he began in his voice gentle, I have been foolish, I see now that I overreacted, I let my pride blind me, I am so sorry. तो उन्होंने राजा ने कहा, तिरुमलम्बल, मैंने बेवकूफ़ी की, मैंने फुलिश हरकत की,
अब मुझे एहसास हो रहा है कि मैंने ज़रूरत से ज़्यादा ओवर रिएक्ट किया, मतलब मैंने अपने ईगो को, मतलब प्राइड को मैंने अपने ऊपर हावी होने दिया। मुझे सचमुच मतलब मैं बहुत सॉरी हूँ, मुझे माफ़ कर दो। The queen, who had longed for this moment, smiled and replied, "If you like, we can leave this quarrel behind us. I would very much like to listen to your poem." अब रानी ने कहा कि मैं तो मतलब रानी तो इस मोमेंट का इंतज़ार कर रही थी कि कब राजा उसके पास आएंगे, सारे पिछली बातों को भूल जाएंगे। और उसने स्माइल किया और रिप्लाई किया कि अगर आप चाहें तो हम इस लड़ाई को यहीं पीछे छोड़ सकते हैं, मतलब पीछे छोड़ देते इस लड़ाई को। मैं तो बहुत खुश होंगी अगर आप मुझे वो पोएम फिर से सुनाएं। रामा who had orchestrated this settlement, orchestrated का मतलब होता है अरेंज, तो रामा ने ये अरेंज किया था ये सेटलमेंट, फेल्ट विक्टोरियस, उसको काफ़ी जीत जैसा फील हुआ, उसने ही सुलह कराई थी ना। The king and the queen later presented him with valuable gifts for his service। अब बाद में राजा और रानी ने बाद में रामा को उसकी इस सर्विस के लिए काफ़ी अच्छे अच्छे वैल्यूएबल गिफ्ट्स दिए। द रॉयल, और मतलब ये उनके आभार, मतलब उनका ग्रेटफुलनेस और उनकी खुशी का सिंबल है। द रॉयल कपल्स बॉन्ड वॉज रिस्टोर्ड एंड द पैलेस ब्रेम्ड वंस अगेन विद जॉय एंड लाफ्टर। अब ये जो रॉयल कपल था ये फिर से इनका रिलेशनशिप बॉन्ड जो है वो रिस्टोर हो गया, और फिर से महल में खुशियाँ और लाफ्टर चारों तरफ फैल गया, ओवरफ्लोड हो गया। तो ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अहम मतलब ईगो और एंगर जो होता है रिलेशनशिप्स को बिगाड़ता है, और हमें थोड़ा सा जब भी हम इस तरह का रिएक्ट करते हैं तो उससे पहले हमें थोड़ा सोच लेना चाहिए। तो राजा ने उस शाम अपनी गलती स्वीकार की और रानी से माफ़ी मांगी। उसने माना कि उसका ईगो और उसका एंगर, उसका प्राइड उसे गलत दिशा में ले गया था। रानी जो ऑलरेडी सुलह करना चाहती थी वो मुस्कुरा के बोली कि ठीक है चलो कोई बात नहीं, अब मैं कहानी सुनूंगी आपकी, और फिर सब कुछ पहले जैसा अच्छा अच्छा हो गया। तो यहाँ ये कहानी हो गई है ख़त्म। अब इसी यूनिट में एक पोएम है, अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल। ये पोएम है जिसकी पोएट है रेजिनेल्ड एर्किल। तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। सो दिस पोएम, अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, दिस वन is a humorous and light-hearted piece. In this poem, the poet presents a witty incident, क्योंकि इस यूनिट का नाम है wit and wisdom, तो ये poem काफ़ी witty है। So the poet presents a witty incident where a person misunderstands or misusing the meaning of words, leading to a funny situation. So the poet, known for his comic and satirical writing, uses the playful language and irony to entertain the readers. The poem not only amuses but also shows how simple words can create confusion when taken literally. तो चलिए पोएम को पढ़ते हैं। My next door neighbor, Mrs. Jones, has got a garden full of stones. तो पोएट अपनी नेबर मिसेस जॉन्स की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि उनके गार्डन में पत्थर ही पत्थर है, उनका जो गार्डन है फुल ऑफ स्टोन्स है। देखिए ऐसा दिखता है उनका गार्डन, पत्थर ही पत्थर है। अ क्रेजी पाथ, अ लिली पॉन्ड, a rockery and just beyond, a sundial with a strange device which Mrs. John thinks rather nice। तो कहते हैं कि गार्डन में एक टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, मतलब क्रेजी पाथ है। देखिए दिख रहा है ना, ये टेढ़ा मेढ़ा सा पाथ है जिस पे स्टोन्स हैं। एक छोटा सा पॉन्ड भी है गार्डन में, ये रहा पॉन्ड, और इसके यहाँ पर एक ये डायल भी है, सन डायल भी है। तो मतलब वो कह रहे हैं कि गार्डन में टेढ़ा मेढ़ा पाथ है, जैसे क्रेजी पाथ बोला है। एक लिली पॉन्ड भी है, देखिए लिली पॉन्ड भी है, और वहाँ पर एक रॉकरी और एक सन डायल, मतलब सन डायल भी है, सन डायल भी है विद स्ट्रेंज डिवाइस, मतलब सूरज की रोशनी से समय बताने वाली जो घड़ी होती है ना, सन डायल जैसे बोलते हैं, वो भी है। मतलब मिसेस जॉन को ये सब बहुत पसंद आता है, और मतलब ये मिसेस जॉन को बहुत पसंद भी है। मतलब उनका जो नेक्स्ट डोर नेबर है मिसेस जॉन, उनके गार्डन में बहुत सारे स्टोन्स हैं, क्रेजी पाथ है, लिटिल पॉन्ड है, रॉकरी पूरा एरिया है जस्ट बियॉन्ड, और उसके पार एक सन डायल भी है विद अ स्ट्रेंज डिवाइस विच मिसेस जॉन्स थिंक्स रादर नाइस। तो और मिसेस जॉन्स को ये सब बहुत पसंद भी है। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स पुट्स little plants between the stones. They are so delicate and small.
दे डोंट मीन एनीथिंग एट अलॉट। अब वो कहते हैं कि स्टोन्स के बीच में ना उन्होंने छोटे छोटे प्लांट्स उगा रखे हैं। देखो जैसे ये रहे उगे हुए ना, ये रहा छोटा सा प्लांट, ये रहा छोटा सा प्लांट, ये छोटे छोटे प्लांट्स, मतलब जगह जगह ध्यान से देखोगे ना आप इस पिक्चर को थोड़ा जूम करके तो आपको छोटे छोटे प्लांट्स दिखेंगे, स्टोन्स के बीच छोटे छोटे प्लांट्स उगे हुए हैं। तो वो कहते हैं कि मिसेस जॉन्स को पत्थरों के बीच छोटे छोटे पौधे लगाए हुए हैं। ये पौधे इतने छोटे हैं, मतलब दे आर सो डेलिकेट एंड स्मॉल, ये पौधे इतने छोटे और नाजुक हैं कि उनका ज़्यादा मतलब नहीं है, मतलब देखने में हल्की सी ग्रीनरी लगती है, ऐसा कोई ज़्यादा मतलब नहीं है, टूट भी जाते होंगे। आई कांट थिंक हाउ शी गेट्स देम इन अनलेस शी प्लांट्स देम विद अ पिन। अब पोएट यहाँ सोचते हैं कि मिसेस जॉन्स ने ऐसे छोटे छोटे डेलिकेटेड प्लांट्स को पत्थरों के बीच में लगाया कैसे होगा, शायद उन्होंने पिन से लगाया होगा। मतलब ये एक ह्यूमरस एग्जैजरेशन है कि इतने छोटे छोटे प्लांट्स को लगाया कैसे होगा, वो उनका क्वेश्चन है। पर मेरा ये मानना है कि ये तो खुद ही उग गए होंगे, इतने छोटे छोटे प्लांट्स को लगाने की ज़रूरत थोड़ी होती है। फिर भी चलिए आगे बढ़ते हैं। माई नेक्स्ट डोर नेबर मिसेस जॉन्स once asked me round to see her stones. We stood and talked about a flower for quite a quarter for an hour. अब एक दिन मिसेस जॉन्स ने पोएट को अपना गार्डन देखने बुलाया, मतलब पोएट जो ये रेजिनेल्ड है, इनको अपना गार्डन देखने बुलाया। दोनों एक फूल के बारे में बात करने लगे, लगभग क्वार्टर ऑफ एन आवर, मतलब एक आवर के क्वार्टर, मतलब एक आवर के चौथे हिस्से, यानी कि एक आवर में होते 60 मिनट्स, तो उसका 1/4 कर लेंगे तो हमें मिलेगा 15 मिनट्स। तो 15 मिनट्स तक हमने एक फ्लावर के बारे में बात की, मतलब मिसेस जॉन्स ने पोएट को इनवाइट किया कि आओ मेरा गार्डन देखो, और दोनों फिर एक फूल के बारे में बात करने लगे। मतलब दोनों ने गार्डन में देखा, स्टोन्स की तरफ देखा और फिर एक फूल के बारे में बात करने लगे ऑलमोस्ट 15 मिनट तक। वेयर दिस लवली थिंग आई क्राइड, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, शी रिप्लाइड। तो वो कहते हैं कि पोएट ने हैरान होकर पूछा कि वो सुंदर फूल कहाँ है, मतलब किसी फूल की बात हो रही होगी कि वो सुंदर सा फूल कहाँ है। तो मिसेस जॉन्स ने रिप्लाई किया कि आप उस पर ही खड़े हैं, यू आर स्टैंडिंग ऑन इट, तुम उस सुंदर से फ्लावर पर खड़े हो, मतलब वो फूल इतना छोटा है कि दिखा ही नहीं। तो ये पोएम एक ह्यूमरस ऑब्जर्वेशन है। पोएट अपनी पड़ोसन, अपनी नेबर मिसेस जॉन्स का कंक्रीट गार्डन का मजाक उड़ा रहे हैं, जिसमें बहुत ही ज़्यादा स्टोन्स है, पत्थर हैं, जो देखने में लगभग नज़र ही नहीं आते। मतलब उसमें बहुत छोटे छोटे पौधे हैं, मतलब इतने ज़्यादा पत्थर हैं और जो छोटे छोटे पौधे हैं कि जो देखने में तो नज़र भी नहीं आते लगभग। तो पोएट को लगता है कि उनमें कोई खूबसूरती या कोई अहमियत नहीं है, लेकिन मिसेस जॉन्स को ये बहुत पसंद है। सो ये कहानी यही ख़त्म होती है। अब इस यूनिट में एक प्ले भी है, विजडम पेव्स द वे। सो क्लास बहुत बड़ी हो जाएगी, इसलिए इस को हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो आज हमने पढ़ा एक बहुत ही ह्यूमरस पोएम, अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल, हमने ये पोएम पढ़ी, और एक बहुत ही अच्छी कहानी कृष्णदेव राय के बारे में, विट एंड विजडम की कहानी, द विट दैट वन द हार्ट्स। सो आज की क्लास में हमने दोनों चीज़ों को बहुत डिटेल पढ़ा। हमने विट एंड विजडम का ये जो चैप्टर था, द विट दैट वन हार्ट्स, इसमें हमने किंग कृष्णदेव राय और उनके फेवरेट कोर्टियर तेनालीराम के बीच क्लेवर इंसिडेंट को समझा और सीखा कि हिम्मत, बुद्धि और ह्यूमर से किसी भी मुश्किल सिचुएशन को सॉल्व कर सकते हैं। और इस पोएम में अ कॉन्क्रीट एग्जाम्पल में का इंट्रोडक्शन और लाइन बाय लाइन हमने समझा, जिसमें हमने समझा कि छोटी छोटी बातें, ऑब्जर्वेशन भी कैसे ह्यूमर और मीनिंग क्रिएट कर सकती है। तो इस क्लास में हमने स्टोरी टेलिंग भी की और पोएम भी पढ़ी। तो चलिए नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, जिसमें हम इसी यूनिट विट एंड विजडम का प्ले पढ़ेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, बाय।